नमस्कार। हमारे चारों ओर एक अदृश्य दुनिया है, परमाणुओं की दुनिया। और इसमें एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। पता है, ये वही ताकत है जो आसमान में सितारों को चमकाती है और हमारे शहरों को बिजली भी देती है। इसे कहते हैं रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जितना पावरफुल है उतना ही रहस्यमयी भी। तो चलिए आज ऐसी पेचीदा से टॉपिक को थोड़ा आसान बनाते हैं। पर इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल तो बनता है। ऐसा क्यों है कि कुछ एटम मतलब परमाणु एकदम चट्टान की तरह मजबूत होते हैं और कुछ वो टिकते ही नहीं, बिखरते रहते हैं। इसी सवाल का जवाब हमें रेडियो एक्टिविटी की जड़ तक ले जाएगा। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये रेडियो एक्टिविटी आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि ये कितने तरह की होती है। इसके बाद इसे नापते कैसे हैं ये भी समझेंगे। और हाँ, हमारी दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो भी देखेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सफर शुरू करते हैं एक अनस्टेबल एटम के बिल्कुल सेंटर से। हमारा पहला सेक्शन, आखिर ये रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो रेडियो एक्टिविटी तब होती है जब कोई अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस मतलब उसका कोर स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से कुछ एनर्जी या पार्टिकल्स बाहर फेंकता है। ये बस नेचर का एक तरीका है बैलेंस बनाने का। जब कोई एटम थोड़ा डगमगा रहा हो, इसे ऐसे समझिए जैसे ब्लॉक्स का कोई टावर है जो हिल रहा है, एकदम डगमगा रहा है। अब उसे स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? जाहिर है उसे अपने कुछ ब्लॉक्स गिराने पड़ेंगे। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस भी ना बिल्कुल यही काम करता है। स्टेबल होने के लिए वो अपने अंदर से कुछ हिस्से एनर्जी के तौर पर बाहर फेंक देता है। वैसे इस इनविजिबल पावर की खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। 1896 में हेनरी बेक्वेरेल ने इसे गलती से खोज निकाला। फिर आए मैरी और पियर क्यूरी 1898 में। उन्होंने ना सिर्फ रेडियो एक्टिविटी टर्म दिया बल्कि दो नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी खोजे, पोलोनियम और रेडियम। और फिर कुछ साल बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस रेडिएशन को अलग अलग टाइप्स में बांटा, जिससे हमारी समझ और भी क्लियर हो गई। तो सवाल यह है कि रदरफोर्ड ने इन्हें कैसे बांटा। चलिए अब समझते हैं डीके के वो 3 मेन टाइप्स जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो असल में हीलियम के न्यूक्लियस हैं। भारी होते हैं, धीरे चलते हैं और इतने कमजोर कि एक कागज भी इन्हें रोक सकता है। फिर आते हैं बीटा पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे तेज इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कागज के तो आर पार निकल जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की एक पतली सी शीट इन्हें रोक लेती है। और आखिर में है गामा। ये कोई पार्टिकल नहीं बल्कि प्योर एनर्जी की एक वेव है। और इसे रोकने के लिए लेड जैसी किसी बहुत भारी डेंस चीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इन डीके से एटम पर असर क्या पड़ता है। जब अल्फा डीके होता है तो एटम अपने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन खो देता है। मतलब वो एक बिल्कुल नया हल्का एलिमेंट बन जाता है। बीटा डीके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है। इससे एटम का टाइप ही बदल जाता है, भले ही उसका वजन लगभग उतना ही रहे। और गामा डीके, उसमें एटम बस थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता है, जैसे कोई गहरी सांस छोड़ रहा हो। उसकी पहचान में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो हमें पता है कि एटम डीके होते हैं, पर सवाल यह है कि इस प्रोसेस की स्पीड कैसे नापें। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं हाफ लाइफ या अर्धा आयु। हाफ लाइफ का मतलब बहुत सिंपल है। ये वो टाइम है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी आधी क्वांटिटी तक डीके हो जाता है। ये हर एलिमेंट के लिए एक फिक्स्ड भरोसेमंद घड़ी की तरह है जो हमें बताती है कि वो कितनी तेजी से बदल रहा है। ये प्रोसेस बड़ा सीधा और प्रिडिक्टेबल है। मान लीजिए अपने पास 100 ग्राम कोई चीज है। एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? ठीक 50 ग्राम। एक और हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा मतलब 25 ग्राम, फिर 12.5 ग्राम। और ये ऐसे ही चलता रहता है जब तक वो लगभग खत्म नहीं हो जाता। और ये कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कार्बन 14। इसकी हाफ लाइफ है लगभग 5-730 साल। और इसी कमाल की प्रॉपर्टी की वजह से हम हजारों साल पुराने फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों की सही उम्र पता कर पाते हैं। इसी को तो कहते हैं कार्बन डेटिंग, जो हमें जैसे पास्ट में देखने की एक खिड़की दे देती है। तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी हमारी रियल लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, मेडिसिन से लेकर पावर जनरेशन तक। इसका असर तो लगभग हर जगह है।
मेडिकल फील्ड में देखिए, रेडियोथेरेपी कैंसर सेल्स को खत्म करती है। पीट स्कैन से शरीर के अंदर की तस्वीरें ली जाती हैं। एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इसी से ढेर सारी क्लीन बिजली बनाते हैं। आर्कियोलॉजी में, जैसा हमने अभी देखा, कार्बन डेटिंग से हमें इतिहास का पता चलता है। अरे यहाँ तक कि हमारे घरों में जो स्मोक डिटेक्टर्स लगे हैं ना, या हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट स्टरलाइज किए जाते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अब फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। ये सेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो की पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। तो याद रखने वाली मेन बातें क्या हैं? पहली, रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस के स्टेबल होने का एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी, अल्फा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज, मतलब उनका चार्ज, मास और पेनिट्रेटिंग पावर, ये जरूर याद रखें। तीसरी, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई सैंपल 50% डीके हो जाता है। चौथी, इसके रियल वर्ल्ड यूजेस बहुत ज़रूरी हैं, मेडिसिन, एनर्जी और इंडस्ट्री में। और आखिर में इसके खोज करने वाले बेकरेल, क्यूरीज और रदरफोर्ड, इनके नाम भी याद रखने चाहिए। और आखिर में एक सवाल, एक सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हम इस रेडियो एक्टिविटी की ज़बरदस्त ताकत और इसके साथ आने वाले खतरों के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिससे साइंटिस्ट और हम सब आज भी जूझ रहे हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।